शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने क्रिया का अध्याय लिया था और क्रिया के बारे में हमने परिभाषा के साथ ही क्रम के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े थे, सक्रमक और अक्रमक। उसके बाद में हमने प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के अन्य भेद पढ़े, जिसमें हमने मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया और संयुक्त क्रिया पढ़ी। प्रयोग व संरचना के आधार पर मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया व संयुक्त क्रिया के अतिरिक्त अन्य भेद आज हम इस अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं। तो क्रिया के अन्य भेदों में एक क्रिया होती है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? इसकी परिभाषा है कि संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय की तरह ना लगने से जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। एक बार हम परिभाषा देखते हैं। नाम धातु क्रिया की परिभाषा: संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों के अंत में, विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय की तरह ना लगने से या ना जुड़ने से जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे संज्ञा शब्द है एक, जैसे रंग, और रंग के अंत में हम ना लगाते हैं प्रत्यय की तरह, तो यह क्रिया पद बन जाता है रंगना। ऐसे ही एक शब्द है जैसे ठग, तो ये ठग शब्द जो है ये संज्ञा शब्द है और इसके अंत में ना लगने से यह क्रियापद बन जाता है ठगना। इसी प्रकार एक सर्वनाम शब्द होता है अपना, और अपना के अंत में हम ना लगाते हैं प्रत्यय की तरह, तो यह क्रियापद बन जाता है अपना। इसी प्रकार कुछ विशेषण शब्द भी होते हैं और उन विशेषण शब्दों के भी अंत में ना लगने से क्रियापद बन जाते हैं। जैसे मोटा शब्द विशेषण शब्द है और इसके अंत में ना लगाने से बन जाता है मोटाना। इसी प्रकार एक विशेषण शब्द है गर्म, गुणवाचक विशेषण में आता है। इस स्पर्श का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं जो गुणवाचक विशेषण में ही आते हैं, तो ये गर्म शब्द है जो स्पर्श का बोध कराता है। इसके अंत में हम ना लगाते हैं तो संज्ञा क्रियापद बन जाता है गर्माना। इसी प्रकार जैसे चिकना विशेषण शब्द है और इस चिकना के अंत में ना लगाते हैं तो चिकनाना बन जाता है। इस प्रकार से ये तमाम नाम धातु क्रियाएं हो गई। संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय की तरह ना लगने से जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। क्रिया का एक अन्य भेद होता है प्रेरणार्थक क्रिया। नाम से ही हम इस परिभाषा का अनुमान लगा सकते हैं जिसमें प्रेरणा दी जाती है, अर्थात क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता क्रिया न करके अपनी प्रेरणा द्वारा किसी अन्य से करवाता है। वाक्य में क्रिया के ऐसे रूप आते हैं, पढ़ने पर पता चलता है
कि जिसमें उस कार्य को, उस क्रिया को कर्ता नहीं कर रहा है, वह अपनी प्रेरणा द्वारा किसी अन्य से कार्य करवा रहा है। जिस प्रकार सेठ ने बढ़ई से पेड़ कटवाया, सेठ ने बढ़ई से पेड़ कटवाया, तो सेठ ने क्रिया नहीं की पेड़ काटने की, पेड़ काटा किसने? बढ़ई ने। लेकिन बढ़ई ने पेड़ काटा किसकी प्रेरणा से? सेठ की प्रेरणा से। तो कर्ता कार्य को या क्रिया को जो स्वयं नहीं करके अपनी प्रेरणा द्वारा किसी अन्य से कार्य करवाता है, उन्हें हम प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। जैसे रमा पोस्टमैन से पत्र पढ़वाती है, रमा पोस्टमैन से पत्र पढ़वाती है। अध्यापक ने चपरासी से पानी मंगाया। अब पहले वाक्य में देखिए, रमा पोस्टमैन से पत्र पढ़वाती है, तो इसमें क्रिया है पढ़वाना। तो पढ़ने का काम रमा जो है, जो करता है इस वाक्य की, वह स्वयं नहीं कर रही है, वह प्रेरणा दे रही है किसको? पोस्टमैन को। और क्रिया को संपन्न कर रहा है पोस्टमैन, वह रमा की प्रेरणा से कर रहा है। तो कर्ता की प्रेरणा से कोई अन्य जब कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, तो उन्हें हम प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। अभी दूसरा वाक्य जैसे बोला था कि अध्यापक ने चपरासी से पानी मंगाया, तो अध्यापक ने प्रेरणा दी, अध्यापक ने कोई क्रिया नहीं की, काम किया चपरासी ने। किसकी प्रेरणा से? अध्यापक की प्रेरणा से। तो एक बार दोबारा हम ध्यान देते हैं, प्रेरणार्थ क्रिया किन्हें कहते हैं? कि वे क्रिया पर जिनको कर्ता न करके अपनी प्रेरणा द्वारा किसी अन्य से करवाता है, उन्हें हम प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। अगला भेद लेते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? कि जब वाक्य में दो क्रियापद आते हैं, जब वाक्य में दो क्रियापद आते हैं, तो मुख्य क्रिया से पहले जब एक क्रिया संपन्न होती हुई दिखाई देती है, मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया संपन्न होती दिखाई देती है, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इस संबंध में धातव्य है, यानी हमें पहले से पता है कि वाक्य में, एक ही वाक्य में जब दो तीन क्रियापद आते हैं, तो शुरू में जो क्रियापद आता है उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे मोहित ने मिठाई खा ली होगी। एक बार इस वाक्य को देखते हैं। मोहित ने मिठाई खा ली होगी। तो ये वाक्य देखते हैं हम। अब इसमें क्रियापद जो है दो तीन आ रहे हैं, जैसे खा, खा धातु से खाना बनता है, ली होगी, दो तीन क्रियापद आ रहे हैं। इनमें शुरू में ये क्रिया है, तो ये मुख्य क्रिया होगी, और इसके बाद में जो आने वाली क्रिया है ये सहायक क्रिया होगी। तो हम पहले पूर्वकालिक, तो मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया संपन्न होती दिखाई देती है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे चिकित्सक के पहुंचने से पहले, चिकित्सक के पहुंचने से पहले, पहुंचने से पहले मरीज मर चुका। चिकित्सक के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका। इस वाक्य में देखिए, इस वाक्य में दो क्रियाएं आई हैं, जैसे एक तो मरना और एक जैसे मुख्य क्रिया दो ही पहुंचने। तो इसमें जैसे पहुंचना जो मुख्य क्रिया है, इससे पहले एक क्रिया संपन्न होती दिखाई दे रही है कि चिकित्सक जब पहुंचे, मुख्य क्रिया पहुंचना है, इससे पहले एक क्रिया संपन्न हो गई क्या? कि मरीज मर चुका। तो ये मर चुका था जो है, ये इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया होगी कि मुख्य क्रिया से पहले जब कोई क्रिया संपन्न होती दिखाई देती है किसी वाक्य में, तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे बालक पढ़कर सो जाएगा, बालक पढ़कर सो जाएगा, पढ़कर सो जाएगा। तो इसमें
पढ़कर सो जाएगा या बालक पुस्तक पढ़कर सो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि एक क्रिया जो है वो संपन्न होती है, बालक सोने से पहले पुस्तक पढ़ेगा। आगे लेते हैं तात्कालिक क्रिया। तो तात्कालिक क्रिया में क्या होता है, इस नाम से ही पता चल रहा है, मुख्य क्रिया के संपन्न होते ही तत्काल या तुरंत बाद जो क्रिया संपन्न होती है उसे हम तात्कालिक क्रिया कहते हैं। एक क्रिया के संपन्न होते ही दूसरी क्रिया जो संपन्न होती है उसे हम तात्कालिक क्रिया कहते हैं। जैसे शेर को देखते ही रामू बेहोश हो गया। रामू बेहोश कैसे हुआ, शेर को देखा। तो पहले क्रिया क्या संपन्न हुई कि शेर को देखा, और तो तत्काल बाद दूसरी कौन सी क्रिया संपन्न हुई कि बेहोश हो गया। पुलिस को देखते ही चोर भाग गया। तो पहले क्रिया संपन्न हुई क्या कि चोर ने पुलिस को देखा, लेकिन उसके तत्काल कौन सी क्रिया तुरंत क्रियान्वित हुई, चोर का भागना, चोर भाग गया। तो ये तत्कालिक क्रिया होगी। फिर एक क्रिया होती है आज्ञार्थक क्रिया। तो आज्ञार्थक क्रिया क्या होती है कि वे क्रियापद जिनमें आज्ञा, अनुमति या प्रार्थना का भाव पाया जाता है। आज्ञा, अनुमति या प्रार्थना का भाव जिन क्रियाओं में पाया जाता है उन्हें हम आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे हम सभी भारतवासी राष्ट्रभाषा का सम्मान करें। हम सभी भारतवासी राष्ट्रभाषा का सम्मान करें। जैसे एक अन्य उदाहरण, सभी विद्यार्थी कक्षा से खड़े होकर बाहर जाएं। तो इसमें एक आज्ञा का भाव है। आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं, इसमें एक अनुमति का भाव है। तो वे क्रियापद जिन क्रियापदों में आज्ञा, अनुमति या प्रार्थना का भाव पाया जाता है उन्हें हम आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। अगला भेद लेते हैं सजाती क्रिया। तो सजाती क्रिया क्या होती है, जिस वाक्य में कर्म और क्रिया एक ही धातु से बने हो, जिस वाक्य में कर्म व क्रिया एक ही धातु से बने हो उन्हें हम सजातीय क्रिया कहते हैं। सजातीय यानी दोनों एक ही जाति के, कर्म भी और क्रिया भी। जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी। तो ये वाक्य देखते हैं हम, सरिता ने खाना खाया। सरिता ने खाना खाया। तो ये दो वाक्य जो है इनको हम देखते हैं। एक में क्या है, भारत ने लड़ाई लड़ी। तो इस वाक्य में देखिए एक कर्म है लड़ाई और एक क्रिया है लड़ी। लेकिन लड़ाई लड़ी, जैसे कर्म इसमें लड़ाई है और क्रिया इस वाक्य में लड़ी है, लेकिन ये दोनों एक ही धातु से बने हैं। कौन से धातु से, लड़ धातु से। ये दोनों ही लड़ धातु से बने हैं, कर्म भी और क्रिया भी। तो इनको हम सजाती क्रिया कहेंगे। फिर लड़ी, ये लड़ी क्या हो गई, सजाती क्रिया। जैसे सरिता ने खाना खाया। तो खाना कर्म है इसमें भोजन के लिए, और खाया ये क्रिया हो गई। लेकिन इसमें क्रिया खाया और कर्म खाना, ये दोनों खा धातु से बने हैं। तो दोनों एक ही धातु से बने हैं, अतः इसमें खाया जो है ये सजाती क्रिया होगी। क्यों? क्योंकि एक ही धातु से क्रिया बनी है और उसी धातु से इस वाक्य में जो आया हुआ कर्म कारक है वो भी उसी धातु से बना है। जैसे मधु ने गाना गाया। तो मधु ने गाना गाया, इसमें गाना और गाया ये दोनों गा धातु से बने हैं। तो गाना है ये कर्म है और गाया क्रिया है। तो ये दोनों गा धातु से बने हैं। तो कर्म भी और क्रिया भी दोनों ही जब एक ही धातु से बने हो तो उसे हम सजाती क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रयोग व संरचना के आधार पर क्रिया के कई भेद पढ़े। एक बार फिर से हम दोहराव करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में हमने पढ़ा था कि जब किसी वाक्य में क्रियापद एक ही पद में आए, क्रिया एक ही पद में जब आए तो वह मुख्य क्रिया होती है। लेकिन एक ऐसी स्थिति है जैसे किसी वाक्य में क्रियापद अनेक आ रहे हैं,
तो उसमें जो शुरू में जो क्रियापद आएगा उसे हम मुख्य क्रिया कह सकते हैं, वह मुख्य क्रिया होगी। सहायक क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया के बाद में आने वाली जो क्रियाएं होती हैं उन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं, मुख्य क्रिया की मदद करने वाली क्रियाओं। फिर हमने उसके बाद में पढ़ा था संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या था? दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ प्रकट करने वाली क्रियाओं के योग से बनी क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण भी है, मोहित ने मिठाई खा ली होगी, तो इसमें खाना, लेना, होना, ये तीनों जब मिल जाएंगे तो इन तीनों को हम संयुक्त क्रिया कह सकते हैं। इसके बाद में अभी हमने पढ़ा नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया में हमने क्या पढ़ा कि वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में ना लगने से बनती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में ना लगने से, प्रत्येक की तरह ना लगने से जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। और इसके बाद में प्रेरणार्थक क्रिया हमने पढ़ी। तो प्रेरणार्थक क्रिया में क्या है कि जब कर्ता स्वयं कार्य को नहीं करके अपनी प्रेरणा द्वारा किसी अन्य से कार्य करवाता हुआ प्रतीत होता है तो उन क्रियाओं को हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। फिर हमने पूर्वकालिक क्रिया पढ़ी। तो पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है कि मुख्य क्रिया के संपन्न होने से पहले जो क्रिया संपन्न हो जाती है पहले, उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, तो स्टेशन पर पहुंचे उससे पहले एक क्रिया संपन्न हो चुकी, तो गाड़ी जा चुकी थी, यह पूर्वकालिक क्रिया हो गई। तात्कालिक क्रिया की एक क्रिया के होते ही तुरंत दूसरी क्रिया संपन्न होती है। जैसे पुलिस को देखते ही चोर भाग गया, तो पुलिस को देखा फिर चोर भागा, तो पुलिस को देखा उसके तत्काल बाद क्या क्रिया संपन्न हुई? चोर भागना, चोर का भागना, तो वह तत्कालिक क्रिया होगी। अज्ञात क्रिया वे क्रिया जो अज्ञात, अनुमति या प्रार्थना के लिए काम में ली जाती है, या जिन क्रियापदों में अज्ञात, अनुमति या प्रार्थना का भाव होता है उन्हें हम अज्ञात क्रिया कहते हैं। और सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया में क्या होता है कि कर्म और क्रिया एक ही धातु से जब बने होते हैं तो उन क्रियाओं को हम सजातीय क्रिया कहते हैं। इस प्रकार अपना ये जो क्रिया का जो अध्याय है यह संपन्न हुआ। धन्यवाद।